हम जब भी स्विच दबाते हैं, लाइट चल जाती है ना? पर कभी ये सोचा है कि उस एक स्विच के पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही होती है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की कहानी को समझेंगे कि कैसे एक पावर प्लांट हमारी पूरी दुनिया को रोशन करता है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। कैसे एक काला पत्थर मतलब कोयला हमारे घरों में रोशनी बन जाता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में ऊर्जा के एक जबरदस्त सफर की पूरी कहानी है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल पहले कदम से, यानी कोयले से लदी एक ट्रेन से, और फिर देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनों और साइंस के जादू से ये कोयला हमारे घरों तक बिजली बनकर पहुंचता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पावर प्लांट की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, और वो है कोयला। और ये बस थोड़ा बहुत कोयला नहीं होता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 15 लाख टन, जरा इसकी विशालता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक आम पावर प्लांट को सिर्फ 40 दिन तक लगातार चलाने के लिए इतने कोयले का एक पूरा पहाड़ जमा करके रखना पड़ता है। और ये सब क्यों? ताकि हमारे घरों में बिजली की सप्लाई एक पल के लिए भी न रुके। तो ये कोयला प्लांट तक पहुंचता कैसे है? देखिए, सबसे पहले इसे ट्रेनों से उतारा जाता है, फिर एक लंबी सी कन्वेयर बेल्ट पे डालकर इसे क्रशर तक भेजा जाता है। ये क्रशर इन बड़े बड़े कोयले के टुकड़ों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देता है। पर असली काम तो इसके बाद शुरू होता है, बॉल मिल में। यहीं पर इसे जलने के लिए एकदम तैयार किया जाता है। और बॉल मिल में होता क्या है? वो कोयले को इतना इतना बारीक पीस देती है कि वो फेस पाउडर जितना महीन हो जाता है। सोचिए जरा। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये महीन पाउडर ही बॉयलर में एकदम तेजी से और पूरी तरह से जलता है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा गर्मी मिल सके। ठीक है, तो कोयला अब पाउडर बन चुका है। अब हम पहुंचते हैं प्लांट के उस हिस्से में जहां सारा असली एक्शन होता है, बॉयलर। ये वो जगह है जहां कोयले के अंदर छिपी हुई सारी केमिकल एनर्जी को जबरदस्त गर्मी में बदला जाता है। ये बॉयलर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसे एक बहुत बड़े मतलब एक विशालकाय प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं, जो कई मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता है। इसके अंदर कोयले के पाउडर को आग लगा दी जाती है, और इस भयंकर गर्मी से हजारों पाइपों में बह रहे पानी को बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर वाली भाप यानी स्टीम में बदल दिया जाता है। अब देखिए, जब कोयला जलता है तो जाहिर है राख भी बनती है। ये दो तरह की होती है। पहली है बॉटम ऐश। ये भारी होती है, तो जलने के बाद नीचे गिर जाती है। इसे इकट्ठा करके सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी है फ्लाई ऐश। ये बहुत हल्की होती है और गर्म धुएं के साथ ऊपर उड़ जाती है, और यहीं से एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस धुएं और राख से होने वाले प्रदूषण का क्या? अगर इस फ्लाई ऐश को ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाए तो ये तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगी। तो फिर पावर प्लांट इसका करता क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही कमाल की मशीन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, या शॉर्ट में ESP। ये मशीन क्या करती है? ये धुएं में मौजूद राख के छोटे छोटे कणों को एक इलेक्ट्रिक चार्ज दे देती है, और फिर दूसरी तरफ लगी प्लेट्स पर उल्टा चार्ज होता है, तो वो इन राख के कणों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती हैं, और नतीजा, हवा में धुआं छोड़ने से पहले ही 99% से ज्यादा राख पकड़ ली जाती है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब हाई प्रेशर स्टीम तैयार है। तो अब इस भाप की गर्मी वाली एनर्जी को घुमाने वाली यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का वक्त आ गया है। और ये काम करता है पावर प्लांट का दिल, यानी टरबाइन। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे ब्लेड्स वाला पंखा होता है, जिसे वो हाई प्रेशर वाली भाप जबरदस्त ताकत से घुमाती है। बस यहीं से बिजली बनने का असली खेल शुरू होता है। अब देखिए, भाप के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसकी एक एक बूंद का इस्तेमाल करने के लिए उसे एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग टरबाइनों से गुजारा जाता है। सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन, फिर मीडियम प्रेशर और आखिर में लो प्रेशर टरबाइन से। हर स्टेज पर भाप अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी टरबाइन को घुमाने में देती जाती है। और ये जो टरबाइन घूम रहा है, वो एक मोटी और मजबूत रॉड से जुड़ा होता है, जिसे शाफ्ट कहते हैं। और ये शाफ्ट सीधा जाकर जुड़ता है जनरेटर से।
मतलब टरबाइन के घूमने वाली सारी ताकत अब जनरेटर तक पहुंच गई है। और जनरेटर में होता है असली जादू। विज्ञान का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है कि जब किसी चुंबक के पास कोई तार या कंडक्टर बहुत तेजी से घूमता है तो उसमें बिजली पैदा हो जाती है। जनरेटर बस इसी नियम पर काम करता है। और ये घूमना कोई धीरे धीरे नहीं होता। जनरेटर का शाफ्ट 1 मिनट में 3000 बार घूमता है। 3000 चक्कर हर मिनट। इसी अविश्वसनीय रफ्तार से बिजली का एक लगातार और शक्तिशाली फ्लो बनता है जो हमारे शहरों तक पहुंचता है। ठीक है, बिजली तो बन गई, लेकिन उस भाप का क्या हुआ जिसने टरबाइन को घुमाया? क्या उसे ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पावर प्लांट की इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखने को मिलता है, पानी का दोबारा इस्तेमाल। टरबाइन से निकलने के बाद भाप अपनी ज्यादातर एनर्जी खो चुकी होती है, तो इस कह सकते हैं थकी हुई भाप को एक बड़े से चेंबर में भेजा जाता है जिसे कहते हैं कंडेंसर। और यहीं काम आते हैं वो बड़े बड़े टावर जो अक्सर पावर प्लांट के पास दिखते हैं। एक आम गलतफहमी ये है कि उनसे धुआं निकलता है। जी नहीं, वो धुआं नहीं बल्कि पानी की भाप होती है। इन कूलिंग टावर्स का एक ही काम है, उस गर्म भाप को ठंडा करके वापस पानी में बदलना। और फिर क्या? जो पानी भाप से दोबारा बना उसे पंप करके सीधा वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है, फिर से भाप बनने के लिए। ये एक पूरा बंद साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। इस एक प्रोसेस से हर रोज लाखों लीटर पानी की बचत होती है। तो हमने सारे हिस्से अलग अलग समझ लिए। अब आखिर में चलिए इन सभी प्रोसेसेस को एक साथ रखकर देखते हैं, क्योंकि एक पावर प्लांट में असल में 3 साइकिल एक ही समय पर और एक दूसरे पर निर्भर होकर काम कर रहे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ एकदम साफ है। पहला है कोयला साइकिल। ट्रेन से कोयला आया, क्रशर से पिसा, बॉयलर में जला और राख बन गया। इस कोयले ने गर्मी दी जिससे शुरू हुआ दूसरा साइकिल यानी वाटर साइकिल। पानी बॉयलर में गया, भाप बना, टरबाइन को घुमाया और कूलिंग टावर में वापस पानी बन गया। और इस टरबाइन के घूमने से शुरू हुआ तीसरा और आखिरी साइकिल, बिजली का साइकिल। टरबाइन ने जनरेटर को घुमाया और बिजली बनकर हमारे घरों तक पहुंच गई। ये तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो ये है वो पूरी कहानी, इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल जो हमारी आज की दुनिया को चला रहा है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाके छोड़ देती है कि आज तो ये सिस्टम हमारी दुनिया को पावर दे रहा है, पर हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कौन शक्ति देगा?